खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिता लियाकत। आज 22 मार्च है। वैसे तो हर तारीख ही अपने आप में ऐतिहासिक होती है, लेकिन आज ही की तारीख बहुत कुछ कह गई थी। ये खास थी क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले इसी तारीख पर यानी 22 मार्च 2020 के दिन पूरा देश ताली थाली बजा रहा था, क्योंकि आज के दिन प्रधानमंत्री की अपील पर पूरे देश ने जनता कर्फ्यू मनाया था। तब भारत में कोरोना ने जो है वो दस्तक दी थी भारत में। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक साल बाद कोरोना इतना बड़ा हो जाएगा, करोड़ों लोग संक्रमित हो जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। शायद ही किसी ने पूरे देश में 2 महीने के लॉकडाउन का अंदाजा लगाया हो। ऐसा लॉकडाउन जिसने न जाने कितनी जिंदगी तबाह कर दी, कितने घर बर्बाद कर दिए, न जाने कितनों के पेट पर लात मारी। आज एक साल बाद हालात सुधरे हैं, लेकिन कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। हमने भारत में कोरोना की इस यात्रा का एक पूरा एपिसोड तैयार किया है। आपको आंकड़ों की मदद से कोरोना का ये एक साल मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में देखना चाहिए। आज से ठीक एक साल पहले इसी वक्त पूरे देश ने हाथ में थाली लेकर जनता कर्फ्यू मनाया था। एक दिन के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया था। एक दिन के लिए लोग घरों में कैद हुए। शाम को सबने अपने अपने घरों से बाहर निकलकर कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली थाली बजाई। शुरुआत में तो सबने प्रधानमंत्री के इस आइडिया की तारीफ की, लेकिन यह 3 दिन बाद ही समझ में आ गया था कि 22 तारीख को सिर्फ ट्रेलर था। लॉकडाउन की असली पिक्चर 25 मार्च से शुरू होने वाली थी। इसके बाद 2 महीनों तक ऐसा लॉकडाउन हुआ जिसमें कई लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भारत में कोरोना के पैर पसारने की असली कहानी 22 मार्च 2020 यानी जनता कर्फ्यू के दिन से ही शुरू हुई थी। आज ठीक एक साल बाद कोरोना की क्या स्थिति है, ये देखना भी जरूरी है। 22 मार्च 2020 को सरकार ने देश भर में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। तब भारत में कोरोना के सिर्फ 396 केस थे और मरने वालों की संख्या सिर्फ 7 थी। आज एक साल के बाद भारत पूरी दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना के 1 करोड़ 16 लाख केसेस हैं और अब तक भारत में 1,59,967 लोगों की मौत हो गई है। इस बात को लेकर सरकार की आलोचना भी होती रही है कि उसने बिना जरूरत के लॉकडाउन का ऐलान किया। हालांकि इस पर सरकार के अपने तर्क होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि लॉकडाउन हटते ही देश में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए थे। यानी पिछले एक साल में भारत में कोरोना की यात्रा उतार चढ़ावों वाली रही है। हमने कोरोना की इस यात्रा को 3-3 महीनों के हिसाब से बांटा है। पिछले साल आधा मार्च और पूरे अप्रैल मई में देश भर में लॉकडाउन रहा था। इस दौरान 1,82,000 केस आए और 5,164 लोगों की मौत हुई। इसके बाद जून से अगस्त में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो केसेस में बढ़ोतरी हुई। इन 3 महीनों में कोरोना संक्रमण के 34,39,000 केस आए और 59,305 लोगों की मौत हुई। लेकिन देश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर सितंबर से नवंबर 2020 के बीच देखने को मिला। इस दौरान देश भर में कोरोना के 58,10,000 केस सामने आए और 72,679 लोगों की मौत हुई। फिर कोरोना के केसेस में कमी आनी शुरू हुई। जनवरी में तो वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया था। दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच देश भर में कोरोना के 16,45,000 केस आए और 19,912 लोगों की मौत हुई। फरवरी के महीने में सबसे कम 3.5 लाख के करीब केस आए थे और 2,777 लोगों की मौत हुई थी।
इसके पीछे वैक्सीनेशन को वजह माना जा रहा था, लेकिन मार्च के महीने में कोरोना के केसेस में अचानक से बढ़ोतरी शुरू हो गई। इस महीने 22 मार्च तक देश में 5,49,000 से ज्यादा केस आ गए हैं और 2,926 लोगों की मौत भी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से गुजर रहा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। कोरोना की इस दूसरी लहर में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,951 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 80% यानी 37,796 केस इन्हीं 5 राज्यों के हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 30,535 यानी करीब 65% केस आए हैं। कोरोना के इस दूसरी लहर के पीछे सिर्फ और सिर्फ लोगों की लापरवाही बताई जा रही है। लोगों ने कोरोना को गया हुआ मान लिया है। कल ही देश के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को फिर से मास्क की महत्ता याद दिलाई थी। COVID is not a difficult treatment. It is the simplest treatment. There is nothing more powerful than this mask wearing properly. तो ये अगर हम लोग सब कर लें, अगर एक महीना भी लोग ठीक से सारे देश में फॉलो कर ले तो ट्रांसमिशन तो अगर हमने सबने मास्क पहना हुआ है इस लेबोरेटरी के कैंपस में तो कोई ट्रांसमिशन होएगा ही नहीं। लेकिन अब कोरोना की परवाह रही कहां? लोगों के पास मास्क जरूर है, लेकिन मुंह पर नहीं। आज 1 साल बाद बाजारों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं दिल्ली के दिल राजीव चौक में, जहाँ पे हमने आपको तस्वीरें दिखाएं, आपको विजुअल्स दिखाए कि लोग बहुत ज़्यादा मास्क को लेकर के जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग कैमरे देख करके मास्क लगा रहे हैं, जिनके पास मास्क है उनके मास्क जो है गले से नीचे रह रहे हैं। हमारे सामने अभी आप जिन लोगों को तस्वीरों में देख रहे हैं उन लोगों ने भी कैमरा देख करके मास्क लगाया। मास्क नहीं लगाया था ठीक से, अभी ऐसे घूम रहे हैं। मार्केट है बहुत आदमी भी नहीं लगाया अभी मास्क। अच्छा, बहुत लोगों ने नहीं लगाया। आपका मास्क अभी ऊपर हुआ मैंने देखा। हाँ जी मैडम, कोरोना का डर है खाली, और कुछ नहीं है। कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं है। दिल्ली में तो रोज 800 केस 800 केस आ रहे हैं मैडम, हो तो सही, एक भी केस नहीं है दिल्ली के अंदर। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार मैडम इसमें फ्रॉड चल रहा है। कोरोना को लेकर ये बेफिक्री सिर्फ एक जगह की नहीं है। मास्क न लगाने के लोगों के पास कई सारे बहाने हैं। ये हाल दिल्ली का है। यहाँ हर रोज मामले बढ़ रहे हैं। बाजारों में लोग बेफिक्र दिख रहे हैं। ये दिल्ली की फेमस सरोजनी नगर मार्केट है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर लोग सतर्क बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से। ये वो मार्केट है जहाँ पर एक दिन में कई हजार लोग पहुँचते हैं शॉपिंग के लिए, और इसी मार्केट में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पर बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। मास्क नहीं पहना? मास्क पहन रखा है। मास्क कहाँ है? जेब में पड़ा हुआ है अभी। तो जेब में रखना और पहनना तो अलग चीज है। नहीं पहनना तो अब 24 घंटे चाय पिए, चाय पी के तो उतारना ही पड़ेगा ना। तो कोरोना तो बहम की दवा है मैडम, कोई कोरोना नहीं है। हम तो नहीं मानते कोरोना है। ये बताइए, आप मास्क नहीं पहने? सॉरी मैम, नहीं पहन रखा है, लेकिन मास्क तो ठीक से नहीं पहना ना। कॉल पे बात कर रहे थे ना। देश में सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोरोना के इतने केस तब भी नहीं थे जब पूरे देश में एक दिन में 90,000 से ऊपर केस आ रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को शायद इन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो फिर वो ऐसे लापरवाह नहीं दिखते। इस समय भिंडी बाजार के आगे क्रॉफर्ड मार्केट का इलाका है और यहाँ पर लोगों की भीड़ किस तरीके से पहुँच रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग नदारद मानिए, लोगों की बेतहाशा भीड़ इस तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रही है। और देखिए मार्शल इस तरीके से सक्रिय रहते हैं, राह चलते लोगों की तस्वीर लेना, फिर उनका चालान करना, लोगों को रोकना। अब इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है बड़ी मुश्किलों से भरी होती है। लोग अपना पक्ष रखते हैं, मार्शल अपनी तरफ से चालान करते हैं। कई ऐसी सूरतें, कई ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं जहाँ पर जो झगड़ा है देखने को मिलता है, जिसका चालान होता है उसके और मार्शल के बीच में। अगर लोगों को ये लग रहा है कि अब तो वैक्सीन लग रही है तो फिर कोरोना के केस भी कम हो जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ऐसा होता दिख नहीं रहा। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि भारत में अभी तक कोरोना की वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज लगी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में इजराइल सबसे आगे है, जहां 52% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है।
अमेरिका में टीके की दोनों डोज करीब 13% लोगों को लगी है। यूके ने तो सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू किया था, लेकिन वहां भी सिर्फ 3% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है और भारत में सिर्फ 0.5% लोगों को दोनों डोज लगी है। भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था, लेकिन बहुत से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन की खुराक नहीं ली थी, जिसके बाद 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जानी शुरू हुई है। भारत के टीकाकरण अभियान में हाल ही में तेजी आई है। अब इन लोगों को करीब 1 महीने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी है। इसलिए ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उसके बाद कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगेगी। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर देश के हर तबके पर पड़ा, चाहे वो मजदूर हो, नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी हो। लेकिन जिन लोगों ने 1 साल के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगाया, उनकी कमाई तो ऐसी बड़ी है साहब कि पूछिए मत। पिछले 1 साल में शेयर बाजार 90% से ज्यादा चढ़ चुका है। कुछ कंपनियों के शेयर तो ऐसे हैं जिनमें 300% से ज्यादा का मुनाफा देखा गया, और हमने ऐसी कंपनियों की रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। देखिए आप, 23 मार्च 2020 को टाटा मोटर्स के शेयर पता है आपको कितने थे? 66 रुपए 20 पैसे। 1 साल बाद 22 मार्च 2021 को 302 रुपए 85 पैसे के हो चुके हैं ये शेयर, यानी इसमें रिटर्न मिला 359% का। इसी तरह से हिंडाल्को, इसके शेयर का दाम था 87 रुपए 90 पैसे, बढ़कर अब हो गया 341 रुपए 70 पैसे, यानी रिटर्न हो गया 288% का। फिर अदानी पोर्ट का शेयर देखिए आप, 207 रुपए 80 पैसे का था एक शेयर, जो 1 साल बाद यानी 22 मार्च 2021 को 721 रुपए 95 पैसे का हो गया, यानी कि इन्वेस्टर्स, निवेशक को रिटर्न इसमें मिला 247% का। यानी 1 साल पहले अगर किसी ने इन शेयर्स में पैसा लगाया होता तो उसे 3 गुना तक का फायदा हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले हिंदुस्तान ने ताली बजाकर जनता कर्फ्यू मनाया था। 1 साल बाद कोरोना फिर से डरा रहा है, अपने पैर पसार रहा है, लेकिन वायरस से दहशत के इस पूरे माहौल में एक बेहद सुकून देने वाली खबर गुजरात के राजकोट से आई। जो खबर कम है, मिसाल, इंस्पिरेशन ज्यादा है इस बात की कि अगर ठान लिया जाए तो वायरस भी इंसान की खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। देखिए, इस गांव को गौर से देख लीजिए। गांव का एक एक घर, एक एक गली हिंदुस्तान के लिए वो मिसाल है जो जीतना सिखाती है। मिसाल इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल से जब कोरोना वायरस पूरे देश में तांडव मचा रहा था, जब तमाम सावधानी और उपाय के बावजूद देश के कोने कोने तक वायरस घुस चुका था, तब राजकोट के 112 ऐसे गांव थे जहां कोरोना वायरस अपनी दहशत नहीं फैला पाया। हैरान है ना आप? लेकिन ये इसी देश के एक राज्य का सच है। कोरोना की दूसरी लहर देश को डराने लगी है, लेकिन ये राजकोट के उन 112 गांवों की कहानी है जहां आज तक कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं आया है। ये गुजरात के राजकोट जिले का माखावत गांव है, जिसकी आबादी सिर्फ 2000 है। यहाँ दिनचर्या बिल्कुल आम है। गांव के ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तस्वीर देश के किसी भी आम गांव जैसी जरूर है, लेकिन ये गांव इसलिए खास है क्योंकि ये कोरोना वायरस से मुक्त है। लेकिन राजकोट जिले में आने वाले इन तमाम गांवों ने ऐसा किया क्या कि यहाँ कोरोना की एंट्री बैन हो गई? इस सवाल के जवाब के लिए एबीपी न्यूज राजकोट के माखावत गांव पहुंचा और वहां के मुखिया और सरपंच से बात की। हमारा गांव लोगों ने खूब तकेदारी रखी है और जो सरकार की गाइडलाइन थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, साबु से बारंबार हाथ साफ करना, वो सब गांव लोगों ने की है। और काम के सिवाय हमारा गांव के लोग बाहर नहीं गए हैं और बाहर के लोगों को गांव को में अंदर किसी को प्रवेश नहीं किया है और अच्छी तकीदारी के आज एक भी केस नहीं आया है। तो देखिए आप, सभी ने मास्क पहने हैं और ऐसा नहीं आप आए हैं,
24 घंटे ऐसा ही रहता है। साफ है कि गांव ने संयम दिखाया और उसी संयम का कमाल है कि कोरोना के कहर ने राजकोट के 112 गांव के आगे घुटने टेक दिए। साल बीत गया लेकिन गुजरात के राजकोट के गांवों ने अपने लिए जो नियम तय किए थे उसका पूरी शिद्दत से पालन किया। और ऐसा तब है जब गुजरात के राजकोट जिले में 32,168 मामले सामने आ चुके हैं। राजकोट में 202 मौतें हो चुकी हैं। अभी भी राजकोट जिले में 492 सक्रिय कोरोना के मामले हैं। लेकिन राजकोट जिले के ही 112 गांवों ने कोरोना वायरस के लिए लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जिसे पिछले 1 साल से वायरस लांघ नहीं पाया है। और गांव वालों का संकल्प देखकर साफ है कि आगे भी वायरस यहां घुस नहीं पाएगा। राजकोट जिले के 112 गांवों की कहानी पूरे देश के लिए सीख है कि अगर हम सब चाह लें तो कोरोना वायरस को आसानी से हराया जा सकता है। मास्टर स्ट्रोक में जो अगली खबर आपके सामने रखने जा रही हूँ वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जहां करीब 1 या 2 नहीं पूरे 150 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताने वाले पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। पोस्टर लगाने के पीछे हिंदू युवा वाहिनी है और ये हिंदू युवा वाहिनी ये दावा कर रही है कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाया है और जल्द ही पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में ऐसे पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे। लेकिन इस पोस्टर ने देहरादून की पुलिस की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी है, अब आप इस रिपोर्ट से देखिए। देहरादून की सड़क पर मंदिर के बाहर चस्पा ये पोस्टर पूरे देश की चर्चा बन गया है। पोस्टर पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, ये तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। पोस्टर जारी करने वाले ने फोन नंबर के साथ ये भी बता दिया कि इस सोच के पीछे हिंदू युवा वाहिनी का दिमाग है और देहरादून के 150 मंदिरों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। एबीपी न्यूज देहरादून में उस मंदिर के बाहर पहुंचा जहां ये पोस्टर लगाया गया था। यहां हमारी मुलाकात पोस्टर लगाने वाले हिंदू युवा वाहिनी के उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से हुई। सुनिए पोस्टर लगाने के पीछे इनका तर्क क्या है। उनको उनका जो धर्म के जो उनकी पूजा का जो स्थान है वो है मस्जिद है, वो जाएं वहाँ पर नमाज करें। हम अपने मंदिर में खुश हैं, हम अपने मंदिर में अपनी पूजा करेंगे, उनको यहाँ पर क्यों आना है? सवाल ये है सबसे बड़ा। वो कहते हैं कि हम आपके मंदिर में आएंगे, क्यों, किस लिए आना चाहते हैं? हम तो नहीं कहते कि हम मस्जिद में जाएंगे। लगभग अभी अपने 150 बैनरों पे 150 मंदिरों पे बैनर लगा चुके हैं और कम से कम हजारों की संख्या में बैनर जो उत्तराखंड में लगेंगे। और हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई बुरा कार्य कर तो नहीं रहे हैं कि हमें इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा खतरा हमें मुसलमानों से होता है। अब जो हरकतें आती हैं, जो वीडियोज आती हैं, जो क्लिपिंग्स आती हैं, वो मुसलमानों की ही आती हैं, तो उनसे बचाव करने के लिए हमने ये बैनर लगाया। अगर कोई विधर्मी आकर के आप गलत हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ना। वो प्यार से नहीं मानेगा तो लठ से मानेगा। इन्हें मुसलमानों के मंदिर में दाखिल होने से डर लग रहा है। हिंदू युवा वाहिनी का दावा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले सामने आते रहते हैं और इसीलिए ये पोस्टर नहीं बल्कि विधर्मियों को एक संकेत दिया गया है। गौरतलब है कि 1 हफ्ते पहले गाजियाबाद के डासना में एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक बच्चे की पिटाई हो रही है और बताया गया कि वो दूसरे समुदाय का बच्चा मंदिर में दाखिल हुआ था। बच्चे ने अपनी सफाई में कहा था कि वो पानी पीने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ था। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी युवक का संबंध हिंदू एकता संघ नाम के संगठन से निकला था। आरोपी का पक्ष लेने वालों ने दलील दी कि मंदिर के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ था, फिर दूसरे धर्म का बच्चा मंदिर में दाखिल हुआ और अब इस घटना के करीब 1 हफ्ते बाद देहरादून की सड़कों पर ऐसे ही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देहरादून के मंदिर के बाहर ऐसे पोस्टरों की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन के पास पहुंची, पोस्टर उतारने का काम शुरू हो गया। पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताने वाले पोस्टरों को उतार दिया है। ताजा जानकारी ये है कि पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तत्काल जो है मौके पर पहुंचकर जो है वो बैनर कब्जे में लिया और उसमें एफआईआर दर्ज कराएगी 153C में, और जिसमें जो बाय नेम्ड एफआईआर हुई जीतू रंधावा जो है हिंदू युवा वाहिनी से, तो उसमें जो है तत्काल पुलिस उस पर कार्रवाई करी है। पहले पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही थी, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।
एंटीलिया विस्फोटक केस अब क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल बन चुका है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख फंस गए। उनको बचाने के लिए आज शरद पवार दूसरी बार मैदान में उतरे। उन्होंने देशमुख की बेगुनाही साबित करने के लिए बकायदा दस्तावेज पेश किए, दलीलें दी, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दिया, जिससे घमासान का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। परमबीर के लेटर बॉम्ब से शुरू हुए संग्राम में कौन सच के साथ है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक में हम आपको यह जरूर बताते हैं कि किसकी दलील कितनी दमदार रही। एक पुलिस अफसर का चिट्ठी बम। एक राजनेता बना कवच। Just to divert this entire investigation, why will some people be saying about something happened between him and Home Minister? और विपक्ष का वीडियो वार। मुंबई के एक सीपी एंटीलिया केस में विस्फोटक भले ही मुकेश अंबानी के घर के सामने रखे गए थे, लेकिन धमाके महाराष्ट्र की सियासत में हो रहे हैं, जिसमें डेटोनेटर का काम किया है मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की चिट्ठी ने। इस लेटर बम से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस कदर घायल हुए हैं कि उन्हें संभालने के लिए एनसीपी के मुखिया शरद पवार को खुद मैदान में आना पड़ा। There is a clear-cut information. There is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized, and it is also certified by hospital. From 15 February to 27 February for house quarantine. In that period, he was house quarantine. अनिल देशमुख के बचाव में जिस वक्त शरद पवार सबूत और दलील पेश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने हमला बोल दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय और देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख का एक वीडियो जारी कर पवार की दलीलों पर सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह वीडियो ट्वीट करके दावा किया कि अनिल देशमुख 15 फरवरी को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तरह उन्होंने पवार के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा था कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे और फिर क्वारंटीन रहे। पवार के दावे और फडणवीस के ट्वीट से देशमुख को लेकर गुत्थी और उलझ गई। इसके बाद देशमुख को खुद अपने बचाव में उतरना पड़ा और उन्होंने इस वीडियो को सही बताया, लेकिन अपने बचाव में उनकी कुछ दलील भी है। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। देशमुख का बयान सामने आने के बाद यह मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। देखिए, अनिल देशमुख को लेकर ये जो गुत्थी उलझी है उसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा, क्योंकि शुरुआत परमबीर सिंह की चिट्ठी से होती है 3 दिन पहले, और इसीलिए जरूरी है कि परमबीर की चिट्ठी के दावे और फिर सियासी वार पलटवार को मैं सीक्वेंशियली यानी सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाऊं। परमबीर ने अपने लेटर में यह आरोप लगाया कि फरवरी के मध्य में कहीं और उसके बाद देशमुख ने वजह को घर पर बुलाया था, जबकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे और 27 फरवरी तक अपने घर में क्वारंटीन रहे। पवार के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो जारी किया। उसमें कहा कि देशमुख 15 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके बाद देशमुख खुद सामने आए और ये बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब वो अपने घर के लिए निकल रहे थे, तब कुछ पत्रकार अस्पताल पहुंचे जिनसे उन्होंने बात की थी। परमबीर की चिट्ठी में यह लिखा है कि अनिल देशमुख ने फरवरी के मध्य और बाद में भी सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया और उन्हें 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया। इस चिट्ठी के साथ
परमबीर ने सबूत के तौर पर एसीपी संजय पाटिल के साथ की गई व्हाट्सएप चैट भी साझा की है। वाजे गृह मंत्री से किस तारीख को मिला था? मुझे सही तारीख याद नहीं है। तुमने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिन पहले की बात है। हाँ सर, पर वो फरवरी के अंत की बात है। परमबीर की चिट्ठी के इस हिस्से को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने पवार के दावे पर सवाल उठाए और एक ट्वीट किया। ऐसा लगता है कि शरद पवार को परमबीर के लेटर पर अच्छी तरह से ब्रीफ नहीं किया गया है। लेटर में फरवरी के अंत की बात कही गई है। इस ट्वीट के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने परमबीर की चिट्ठी में शामिल व्हाट्सएप के उस हिस्से को हाईलाइट करके टैग भी किया जिसमें एसीपी पाटिल ने परमबीर को बताया कि वाजे फरवरी के अंत में अनिल देशमुख से मिला था। शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के वार और पलटवार की जड़ में है परमबीर की चिट्ठी, जिसके पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4 में लिखी गई बातों को लेकर ही घमासान हो रहा है। आपकी स्क्रीन के बाईं ओर परमबीर की सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी का पेज नंबर 2 है, जिसमें लिखा है कि फरवरी के मध्य और उसके बाद में गृह मंत्री ने सचिन वाजे को मुंबई में अपने घर ध्यानेश्वर बुलाया और वसूली में मदद करने की बात कही। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि चिट्ठी का पेज नंबर 4 जिसमें परमबीर और एसीपी पाटिल का चैट है। इस चैट में एसीपी पाटिल ने परमबीर को बताया कि वाजे ने गृह मंत्री से मुलाकात फरवरी के अंत में की है। परमबीर की चिट्ठी में सचिन वाजे और गृह मंत्री के बीच मुलाकात को लेकर ही अलग अलग दावे हो रहे हैं। शरद पवार ने परमबीर की चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए नागपुर के अस्पताल में अनिल देशमुख के भर्ती होने से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के मुताबिक फरवरी में उन्होंने वजह से मुलाकात की और 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया। अब देशमुख के बचाव में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसमें फरवरी महीने की पूरी डिटेल पेश की गई है। इसके मुताबिक 1 और 2 फरवरी को देशमुख नागपुर के दौरे पर थे। 4 फरवरी को उन्होंने अमरावती का दौरा किया। 5 फरवरी को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 15 फरवरी तक नागपुर के एक हॉस्पिटल में वो भर्ती रहे। 1 से 2 फरवरी नागपुर का दौरा, 4 फरवरी अमरावती का दौरा किया और उसके बाद उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई। फिर वो अमरावती के एक अस्पताल में भर्ती रहे। 15 फरवरी को सुबह 11:16 पर वो डिस्चार्ज होते हैं। डॉक्टर्स ये हिदायत देते हैं कि 10 दिन बाद उन्हें एक बार फिर से कोरोना की जांच करानी होगी। 15 फरवरी को ही अस्पताल में शाम 4 बजे वो पत्रकारों से मिलते हैं। 20 फरवरी को देशमुख नागपुर से मुंबई आते हैं। नागपुर के डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक 27 फरवरी को मुंबई में कोरोना की जांच करवाई जाती है और रिपोर्ट नेगेटिव आती है। मैं इंतजार कर रही हूं कि आपको वो रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द दिखाई जाए, क्योंकि यहां पर बकायदा पूरे दस्तावेजों के साथ ये बताया गया कि कैसे किस तरह पूरा का पूरा फरवरी जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बीता है। अनिल देशमुख ने फरवरी के महीने की अपनी पूरी डायरी पेश कर दी, लेकिन इसके आधार पर पुख्ता तौर पर यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी अब उद्धव और देशमुख का नाक को टेस्ट कराने की मांग कर रही है। उधर एनसीपी का यह कहना है कि साजिश दिल्ली में परमबीर के साथ मिलकर रची जा रही है। साफ है, उनकी ईमानदारी पर उनको कोई शक नहीं है, तो क्यों नहीं करते नार्को टेस्ट? हमारी तो मांग है कि स्वयं मुख्यमंत्री ने वाजे को विधानसभा सदन में उसका बचाव करते हुए देखा है देश ने, तो मुख्यमंत्री स्वयं और अनिल देशमुख जी स्वयं अपनी खुद की नार्को टेस्ट कराकर अपने सच्चाई का बयान देश को दें। पत्र की तारीख, पत्र में जिस तरह से चैट का हवाला दिया जा रहा है, ये सब शक पैदा करने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए कदम उठाया गया। परमवीर सिंह जी दिल्ली गए, किससे मिले, कब मिले, इसकी जानकारी पूरी हम लोगों को है। समय आने पे वो चीज़ें बताई जाएगी। देखिए, अनिल देशमुख और उनकी पार्टी भले ही परमबीर के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन परमबीर अपनी बात पर कायम ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में परमबीर ने कहा है कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए
उन्होंने देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने की मांग की है। परमबीर की यह दलील है कि सीसीटीवी फुटेज में यह क्लियर हो जाएगा कि देशमुख से मिलने के लिए कौन कौन आया। इसके साथ ही परमबीर ने अपनी याचिका में देशमुख पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। अपनी याचिका में उन्होंने ये दावा किया है कि एंटीलिया केस के बारे में सचिन वज़े सीधे देशमुख को रिपोर्ट करते थे। ये दावा भी परमबीर कर रहे हैं कि देशमुख की वसूली मामले की जानकारी जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दी तो उनका तबादला कर दिया गया और इसीलिए उनके तबादले के आदेश को भी खारिज कर दिया जाए। अनिल देशमुख पर इन आरोपों को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक घमासान है। संसद में भी आज आपने देखा होगा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग हुई। सदन के बाहर भी महाराष्ट्र सरकार को लेकर सियासी तापमान में कोई कमी नहीं दिखी। देखो, सीधी बात है, आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही बम प्लांट करती है। यह क्या साधारण स्थिति है? यह असाधारण समस्या है। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि जो राज वहां दबे हुए हैं उन पर और क्यों राज सामने आ रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।